गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 91। दिस इज राज चंद्रा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सेशन होगा ये हमारा होगा मिसलेनियस पार्ट 3 का। जी दोस्तों, मिसलेनियस पार्ट 1 और 2 पे हम चर्चा कर चुके हैं। मिसलेनियस पार्ट 3 पे हम चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मिसलेनियस सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें मिसलेनियस का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ दोनों सेशन में अपने। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, यानी कि द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड मिसलेनियस, यानी कि जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें समाहित होती हैं, शामिल होती हैं, वो मिसलेनियस कहलाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में भी हम मिसलेनियस पार्ट 3 को लेकर आए हैं, अर्थात इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो, सिनोनिम एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेज हो, स्पॉटिंग देयर हो, तो तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी आपको, जैसा कि पिछले सेशन में आपको मिला था। सो एक बार फिर से आप लोगों को सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। सो वेलकम बैक टू द क्लास। डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना सेशन और देखते हैं मिसलेनियस पार्ट 3 इंग्लिश का। आइए सो देखेंगे। डियर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है डियर, फटाफट देख लेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गिवन, वन वर्ड इज इन ग्रुप इज मिसस्पेल्ड। ये चूज दिस मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग करेक्शन की बात कही गई है। क्या हो गया है, जो क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, जो क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है बोर्ड पे, उसमें डायरेक्शन के हिसाब से क्या किया गया है, डायरेक्शन के हिसाब से हमें स्पेलिंग करेक्शन देखना है। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब ये है डियर कि स्पेलिंग करेक्शन वाला सीन हमें क्लियर करना होगा यहाँ पे, यानी कि स्पेलिंग करेक्शन की बात कही गई है और उसको देखेंगे हम लोग। तो 4 ये ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मिसस्पेल्ड, चूज दिस मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड अर्थात कि जिस इन 4 शब्दों में से किसी 3 शब्द की स्पेलिंग सही है, इन 4 शब्दों में से किसी 3 शब्द की स्पेलिंग सही है और किसी एक की स्पेलिंग गलत है। पुनः ध्यान देंगे, किसी 3 शब्द की स्पेलिंग सही है और किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, वही गलत स्पेलिंग हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं और देखते हैं अपने इस सेशन को। ओके, तो डियर यहाँ क्लियर कर लेंगे हम लोग। देखिएगा, पहला है एफिडेविट। एफिडेविट की स्पेलिंग सही है, ध्यान देंगे आप लोग, AFFIDAVIT। एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा या प्रमाण पत्र, हम लोग उसको बोलते हैं हलफनामा। तो एफिडेविट हलफनामा हम बनवाते हैं, तो वो स्पेलिंग सही है। नीचे एलिबाई, क्या लिखा है, ALIBI, एलिबाई। एलिबाई का मतलब क्या होता है, जब भी कोई मुजरिम या जब भी कोई व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि जिस समय अपराध हुआ था वो उस अपराध की जगह पर नहीं था। जैसे मान लीजिए, कभी फिल्मों में आपने देखा होगा किसी को केस में फंसा दिया जाता है, फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी न किसी को केस में फंसा दिया जाता है। और केस में क्या कह के फंसाया जाता है डियर, तो केस को ये कह के केस में फंसा दिया जाता है उसको कि इसने मर्डर किया है या इसने चोरी की है, कुछ भी ऐसा। तो जिसको फंसाया जाता है, यदि ये प्रूफ कर दे वो कि मर्डर या चोरी मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम तो वहाँ था ही नहीं, मैं कहीं और था, तो जब वो अन्यत्र उपस्थिति को साबित कर देता है, यानी कहीं और रहने की जो उसका पोजीशन होता है उसको प्रूव कर देता है, तो उसी को बोलते हैं इस प्रोसेस को कि एलिबाई। एलिबाई क्या होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है। एस्थेटिक्स क्या होता है, ललित कला का जो विज्ञान होता है, ललित कला विज्ञान या ललित कला शास्त्र जो होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। तो ये भी होगा नहीं, बट स्पेलिंग पहले की भी सही है, तीसरे की सही है, चौथे की सही है। इसमें जो सेकेंड नंबर का है ये एलेग्री, इसी की स्पेलिंग गलत है। एलेग्री की स्पेलिंग गलत है डियर, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। स्पेलिंग गलत क्या है इसमें से जो लास्ट में ई लिखा है ना, एलेग्री, ई को हटा देंगे, आर से पहले जो ई लिखा हुआ है उसको हटा देंगे तो स्पेलिंग सही हो जाएगी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है हम लोग का, सेकेंड ऑप्शन होगा एलेग्री। एलेग्री की स्पेलिंग इसमें गलत है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऑबिचुरी, फटाफट देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने सेम है, हमें इंग्लिश स्पेलिंग पहचाननी है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ऑबिचुरी क्या होता है, ऑबिचुरी का मतलब होता है निधन सूचना, यानी कि जो पेपर या किसी न्यूज़पेपर में, किसी अखबार में या समाचार पत्र में
जो मृत्यु की सूचना दी जाती है, जो निधन सूचना दी जाती है, उसको ऑबिचुरी बोलता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑबिचुरी बोलता है। तो पहले की स्पेलिंग सही है। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, अर्थात जो महिलाओं या स्त्रियों से नफरत करता है, महिलाओं या स्त्रियों से जो दूर रहता है, उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिसोजिनिस्ट। तो ये भी स्पेलिंग सही है। और तीसरा है इंसोम्निया, और चौथा है इफेमिनेट, EFFEMINAT। इफेमिनेट क्या होता है? चौथी जो स्पेलिंग है डी वाली, इफेमिनेट, इसका मतलब होता है स्त्रैण, यानी ऐसा पुरुष या ऐसा लड़का जिसका नेचर या जिसका रहन सहन या जिसका चाल ढाल लड़कियों जैसा हो या स्त्रियों जैसा हो, उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्त्रैण, और इंग्लिश में ऐसे लोगों को कहते हैं इफेमिनेट। ठीक है, तो इफेमिनेट का मतलब ऐसा बंदा, ऐसा लड़का या ऐसा पुरुष जिसका चाल ढाल रहन सहन लड़कियों से मैच करता हो, लड़कियों जैसा हो, उसको इफेमिनेट कहते हैं। तीनों की स्पेलिंग सही है। कौन सी स्पेलिंग गलत है इसमें? तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ डियर, ये वाली स्पेलिंग गलत है, सी वाली। सी की स्पेलिंग क्या है? इंसोम्निया। क्या लिखा हुआ है? इंसोम्निया। ध्यान देंगे तो इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा रोग, अर्थात नींद न आने की बीमारी। जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं यार मुझे नींद ही नहीं आती है, रात को मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लेटे रहता हूँ बिस्तर पर, लेटे लेटे सुबह हो जाती है, नींद नहीं आती है मुझे। तो ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं कि उन्हें अनिद्रा है, अर्थात नींद न आने की प्रॉब्लम है, उन्हें नींद न आने की बीमारी है। तो नींद न आने की समस्या को या अनिद्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसोम्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। तो इंसोम्निया सब ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, सी वाला। क्यों? क्योंकि इंसोम्निया की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी गई है। इंसोम्निया की स्पेलिंग क्या है इस पर? गलत है। सही कैसे होगा? इंसोम्निया में से ये जो आई लिखा है, ये वाला आई जो लिखा है ना, इसको काट दीजिए, या चलिए मैं अलग से लिख देता हूँ। तो आप सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, स्पेलिंग इसकी सही कर दे रहा हूँ मैं, इंसोम्निया, ये स्पेलिंग सही होगी, इंसोम्निया। तो आप क्या देख रहे हैं? एम के बाद इसमें आई नहीं है, यहाँ एम के बाद आई लगा हुआ है, इसीलिए स्पेलिंग गलत हो गई है इंसोम्निया की। तो इंसोम्निया की ये राइट स्पेलिंग है। इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा या नींद न आने की बीमारी, अनिद्रा या नींद न आने की बीमारी, नींद न आने की समस्या। ध्यान देंगे तो इंसोम्निया, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन टिक लगा देंगे हम, तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं फटाफट। ये स्पेलिंग गलत है, ये वाली सही है इसकी। तीसरा जो शब्द है वो भी स्पेलिंग करेक्शन से है, देख लेंगे हम लोग फटाफट क्या क्या है। पहला वर्ड है कैपेसिटी। पहला वर्ड कौन सा है? पहला वर्ड आप देख सकते हैं, पहला वर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है डियर? तो कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ्य। क्या होता है? सामर्थ्य। तो कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ्य। सो माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब क्या हुआ? चीज़ों को समझ लेंगे हम लोग। एब्डिकेट, एबंडन और इफेमिनेट। तो देखिए इफेमिनेट फिर से यहाँ पर आ गया है दोबारा, तो ये सही है, इसका मतलब बता दिया हूँ। एबंडन क्या होता है? ABAND। एबंडन का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना या हमेशा के लिए त्याग देना। एबंडन क्या होता है? परित्यक्त करना या परित्याग करना। ठीक है, परित्याग करना जिसको बोलते हैं परित्यक्त। तो परित्याग करना या हमेशा के लिए छोड़ देना किसी चीज़ को, हमेशा के लिए त्याग देना, तो उसको बोलते हैं एबंडन। ABAN, ध्यान देंगे, ABANDON, ABANDON। एबंडन मतलब होता है परित्याग करना है, परित्यक्त कर देना या हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो समझेंगे डियर हम लोग, एबंडन हो जाएगा, इसकी भी स्पेलिंग सही है। तो डी और सी दोनों स्पेलिंग सही है। ए वाली स्पेलिंग कैपेसिटी, जो ए की स्पेलिंग है कैपेसिटी, वो स्पेलिंग भी सही है इसकी, बट ध्यान देंगे आप लोग, वो स्पेलिंग सही है। तो सही स्पेलिंग 3 की सही है, A, C और D की स्पेलिंग सही है। गलत किसकी है? बी वाले की, इसकी स्पेलिंग गलत है एब्डिकेट की। एब्डिकेट का मतलब होता है अपहरण करना। क्या होता है? अपहरण करना, यानी कि किडनैप करना, जिसको आप लोग कहते हैं किडनैप करना या अपहरण करना, उसी को बोलते हैं एब्डिकेट। तो एब्डिकेट की स्पेलिंग गलत है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। एब्डिकेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ABDICAT। देख सकते हैं आप लोग, एब्डिकेट की
ABDICAT, एब्डिकेट की ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं फटाफट। एब्डिकेट हो चुका है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बी वाले शब्द एब्डिकेट की स्पेलिंग गलत है, ये गलत स्पेलिंग है। इसकी सही स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चौथा देख लेते हैं फटाफट, देखिएगा। सेलिबेसी, कैजुअल, फास्टिडियस और एलिगेंट। ओके, सेलिबेसी क्या होता है? सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। देखिए, एक शब्द होता है सेलिबेट, एक शब्द क्या होता है? सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। क्या होता है? सेलिबेट का क्या मतलब होता है? सेलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। चीज़ों को समझेंगे आप लोग। CELIBAT, सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी, ध्यान देंगे डियर। और सेलिबेट से ही बना है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होते हैं, तो वो ब्रह्मचारी का क्या मतलब होता है? मन, वचन और कर्म से काम वासना का त्याग कर देना, वही होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो ब्रह्मचर्य एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ब्रह्मचारी बनने की। तो ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिबेसी। तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे सही है, CELIBACY, स्पेलिंग सही है। कैजुअल, ये कैजुअल मतलब क्या होता है? वैसे आप लोग बॉलीवुड का काजुअल मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे बॉलीवुड की काजोल मैडम नहीं है, यहाँ पे ये कैजुअल लिखा हुआ है। हालांकि आप काजोल मतलब काजोल मैडम से ही याद कर लीजिए कोरिलेट करके। तो कैजुअल, CAJOLE, कैजुअल क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है डियर किसी को बहलाना, फुसलाना या राजी करना या मनाना। ध्यान देंगे, कैजुअल का मतलब क्या होता है? कोक्स। कैजुअल का मतलब होता है कोक्स, COAX। कोक्स का मतलब क्या होता है? किसी को बहलाना, फुसलाना या राजी करना या मना लेना। ठीक है, तो कैजुअल, तो दोनों की स्पेलिंग सही है। चौथा आप देखेंगे एलिगेंट। चौथा एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर। एलिगेंट मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल या सुंदर। ठीक है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। इसकी स्पेलिंग गलत किसकी है? तो ये इसकी स्पेलिंग गलत है। आप देख सकते हैं किसकी स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग गलत है इसकी, फास्टिडियस, FASTIDIOUS। इसकी स्पेलिंग को आप देख लेंगे फटाफट, चीज़ों को समझेंगे। ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है। कौन सी वाली गलत है? फास्टिडियस, FASTIDIOUS। तीसरी वाली स्पेलिंग गलत है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, सनकी या झक्की। हम लोग बोलते हैं ना भाई, यार सब हम लोग कहते हैं ना अक्सर, अरे यार वो सनकी आदमी है, मत बात किया करो उससे। हम लोग कहते हैं ना, कह रहे वो सनकी आदमी है, क्या उसके बात कर रहे हो तुम, झक्की आदमी है, उसकी बात मत सुनो तुम। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है सनकी, झक्की या तुनक मिजाज। तो फास्टिडियस की स्पेलिंग गलत है, तो C वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी फास्टिडियस की मैं सही स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो FASTIDIOUS। FASTIDIOUS, फास्टिडियस। ठीक है, आप देख सकते हैं FASTIDIOUS, फास्टिडियस हो जाएगा हमारा। तो फास्टिडियस की ये स्पेलिंग गलत है, फास्टिडियस की ये स्पेलिंग सही है। फास्टिडियस का मतलब मैंने बता दिया, सन की, झक्की या तुनक मिजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिसैंथ्रोपिक। मिसैंथ्रोपिक का क्या मतलब होता है? मानवद्वेषी। क्या होता है? मानवद्वेषी। देखिए, एक क्या होता है? एक फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। वो आगे चलिए एक शब्द मिलेगा फिलैंथ्रोपिस्ट, आगे हमको मिलेगा फिलैंथ्रोपिस्ट, देख लेंगे हम लोग। तो एक शब्द होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करे, मदद करे। और एक होता है मिसैंथ्रोपिक। मिसैंथ्रोपिक का मतलब होता है मानवद्वेषी, यानी जो मनुष्य से घृणा करता है, मनुष्य से नफरत करता है, कि सबसे चिढ़ता है, किसी की हेल्प नहीं करता है वो। तो मिसैंथ्रोपिक की स्पेलिंग सही है। सिनिकल मतलब भी वही होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत कठिन होता है। सिनिकल क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना है या जिसको प्रसन्न करना बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं सिनिकल। तो दोनों स्पेलिंग सही है। पेंसिव का क्या मतलब होता है? पेंसिव का मतलब होता है सीरियस या थॉटफुल। पेंसिव का क्या मतलब होता है?
पेंसिव का मतलब होता है पेंसिव का मतलब होता है सीरियस या थॉटफुल, सीरियस या थॉटफुल, ध्यान देंगे। तो तीनों स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग गलत कौन सी है? सी वाली स्पेलिंग गलत है, ऑब्सोलीट। सी वाली स्पेलिंग गलत है, ऑब्सोलीट। इसमें गलती क्या है? तो मैं सही कर दे रहा हूँ, OBSOLETE, ये ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट, ये स्पेलिंग हमारी सही है, OBSOLETE, ठीक है, ध्यान देंगे। तो OBSOLETE, ऑब्सोलीट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट का मतलब हो जाएगा हमारा अप्रचलित या पुराना। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? देखिए स्पेलिंग यहाँ गलत थी, इसकी सही स्पेलिंग मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो सी वाली स्पेलिंग गलत है तो हमने इसको टिक कर दिया, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। और इसकी सही स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित या पुराना, मतलब जो कि मॉडर्न नहीं है, यूज में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ों को। देखिए यर्न, यर्न क्या होता है फटाफट समझ लेंगे। YEARN, यर्न का मतलब होता है लालायित होना या किसी चीज़ के लिए लालचना, तड़पना। ज़ेनिथ का मतलब होता है चोटी, कौन सी? किसी चीज़ की ऊंची चोटी, मतलब बाल की चोटी नहीं, लड़कियों या औरतों की जो बालों वाली चोटी होती है उसकी बात नहीं हो रही है। ज़ेनिथ का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, वो वाली चोटी, शिखर के सेंस में, शिखर या चोटी, ठीक है, पीक जिसको कहते हैं। तो यर्न की स्पेलिंग सही है, जेनिथ भी सही है, जेस्ट, ZEST, इसको पढ़ते हैं जेस्ट। क्या पढ़ते हैं? जेस्ट। तो ZEST, जेस्ट। जेस्ट का क्या मतलब होता है? जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, उत्साही, उत्साह या खुशनुमा माहौल जिसको कहते हैं। तो ZEST, जेस्ट मतलब होता है उत्साही या उत्साहवान, जिसके अंदर उत्साह हो, करेज हो, एंथुसियाज्म हो। तो तीनों की स्पेलिंग सही है। ये चौथा वाला जो है डियर, ये विजिलेंस। विजिलेंस की हिंदी होती है सतर्कता। क्या होती है? विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान, और विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता या सावधानी। विजिलेंस का क्या मतलब होता है? सतर्कता या सावधानी, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है। मैं इसकी स्पेलिंग को सही कर दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख लेंगे। VIGILANCE, VIGILANCE, विजिलेंस, VIGILANCE, विजिलेंस का मतलब क्या होता है? सतर्कता या सावधानी, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि डी की स्पेलिंग गलत है, मैंने सही स्पेलिंग यहाँ लिख दी है इसकी। चलिए फटाफट देख लेंगे। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और 4 ऑप्शन में से जो गलत स्पेलिंग, जिस शब्द की स्पेलिंग गलत था हम वो चूज़ कर रहे थे। जिस शब्द की स्पेलिंग गलत थी हम वो चूज़ कर रहे थे। अब हम क्या चूज़ करेंगे? अभी भी स्पेलिंग करेक्शन का ही क्वेश्चन अभी भी हमारे सामने मौजूद है। कौन सा है? चूज़ द रिस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। देखिए करेक्ट स्पेलिंग, यानी अभी तक हम उस शब्द को चुन रहे थे जिस शब्द की स्पेलिंग गलत थी। अब हमें इन 4 ऑप्शन में से उस शब्द को चुनना है जिसकी स्पेलिंग सही होगी। क्या चुनना है? उस शब्द को चुनना है जिसकी स्पेलिंग क्या होगी? सही होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फटाफट, आइए चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है शॉविनिज्म, स्पेलिंग गलत है। तो देखिए सारी की सारी स्पेलिंग गलत है, सिर्फ ये वाली स्पेलिंग सही है, बी वाली है। दूसरी स्पेलिंग सही है शॉविनिज्म, CHAUVINISM, शॉविनिज्म, ये जो स्पेलिंग है ना बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी की स्पेलिंग सही है। शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? शॉविनिज्म का मतलब होता है डियर, ध्यान देंगे, शॉविनिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को हीन भावना से देखता है, जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकता है। तो शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? हीन भावना से देखने या महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं शॉविनिज्म। क्या बोलते हैं? शॉविनिज्म, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे। तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिलैंथ्रोपिस्ट आ गया, बोला था हमने आगे मिलेगा आप लोगों को। तो फिलैंथ्रोपिस्ट देखिए
तो फिलैंथ्रोपिस्ट में PHILANTHROPST, ये चौथा वाला स्पेलिंग सही है। ये ऊपर की तीनों स्पेलिंग गलत है, ध्यान देंगे, ऊपर की तीनों स्पेलिंग जो हैं, ठीक है, ऊपर की तीनों स्पेलिंग जो हैं वो गलत हैं। लास्ट में स्पेलिंग सही है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों को की मदद करता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये वाली स्पेलिंग सही है, चौथी वाली स्पेलिंग, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेट्रोलॉजी, ये सी वाली स्पेलिंग सही है, मेट्रोलॉजी, ध्यान देंगे स्पेलिंग ये वाली सही है, METEOROLOGY। ये देखने से लग रहा है लिखा है मीटियोरोलॉजी, क्या लिखा है, लिखा है मीटियोरोलॉजी, तो लिखा भले ही है मीटियोरोलॉजी, बट इसको पढ़ते क्या है, मेट्रोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजी। तो ध्यान देंगे सी, जो सी वाला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन की स्पेलिंग सही है, इसका उच्चारण होता है मेट्रोलॉजी। क्या होता है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, मौसम विज्ञान, ठीक है। क्या होता है कि आप लोगों को मौसम की जानकारी वैज्ञानिक देते हैं ना, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है आप लोगों को। तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान। इसके अंतर्गत जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो मौसम की जानकारी हमको देते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है, मौसम विज्ञान या मौसम शास्त्र, तो मौसम विज्ञान को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। सी वाली स्पेलिंग सही है, तीसरी स्पेलिंग सही है। देख लेंगे डियर फ्रेंड्स, यूपीएसआई के लिए हमारे पास बैच अवेलेबल है डियर फ्रेंड्स, और वर्दी 91 के नाम से है ये। इसके लिए टॉप 30 मॉक टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप इस टॉप 30 मॉक टेस्ट की जानकारी के लिए जो कुछ भी आपको दिक्कत है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जो भी दिक्कत जो भी आपको समस्या होगी वो मिल जाएगा। कूपन भी है हमारे पास, यूज कूपन कोड, तो कूपन भी आप यूज कर सकते हैं। कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं, कूपन कोड क्या है, वर्दी 91 कूपन है, जिसमें से 5 रुपये का आपको डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा, ध्यान देंगे डियर। और बाकी अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए सो डियर, अगला देख लेंगे हम लोग, फटाफट चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चौथा हमारा देखेंगे डियर, लिंग्विस्टिक्स। जो वर्ड्स है वो क्या है, लिंग्विस्टिक वर्ड मौजूद है। ध्यान देंगे, तो कौन सा वर्ड है, लिंग्विस्टिक्स। देखिए तो स्पेलिंग कौन सी इसकी सही है, लिंग्विस्टिक्स की पहले स्पेलिंग सही है, ये वाली, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब होता है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज साइंटिफिकली इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, ठीक है, भाषा शास्त्र, ठीक है। भाषा शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज साइंटिफिकली इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। मतलब शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, यानी लैंग्वेज साइंस, ठीक है, ध्यान देंगे। तो डियर कौन सी स्पेलिंग सही है, लिंग्विस्टिक्स पहली स्पेलिंग सही है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है। क्या बात हो रही है डियर, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात होने जा रही है। फटाफट हम लोग चीज़ों को समझ लेंगे। ओके, सो डियर
सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं देख रहा था नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डियर फटाफट। तो देख लेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच। ये आप देख सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हिंदी में आप लोग जो अलंकार पढ़ते हैं ना, हिंदी में आप लोगों ने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार पढ़ा होगा, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकार आप लोगों ने पढ़े होंगे डियर। तो उसी से रिलेटेड कुछ अलंकार मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अलंकार को ही इंग्लिश में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको पता है ये। तो आइए अलंकार को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके लेवल से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो लाइन लिखी हुई है, हमको अलंकार पहचानना है। शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतनी फ्रेश है, उतनी ताज़ी है जितना कि ओस। सुबह सुबह ओस की जो बूंदें होती हैं, ध्यान देंगे डियर, सुबह सुबह की जो ओस की बूंदें होती हैं वो जितनी ताज़ी होती हैं, ध्यान देंगे, सुबह सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं वो जितनी ताज़ी होती हैं उतनी ही ताज़ी, ध्यान देंगे, उतनी ही ताज़ी वो दिख रही है। ठीक है, ड्यू मतलब ओस की बूंदें, ये एक लाइन कही गई है। तो डियर ध्यान देंगे, जब कभी भी आपको कहीं पर कंपैरिजन मिले, जब कहीं भी आपको कंपैरिजन कहीं पर किया जाए किसी चीज़ से, और उस लाइन में एज, सो या लाइक, ये देखिए एज, सो, लाइक, आप देख सकते हैं डियर, एज, सो, लाइक, इन तीनों में से क्या है, तो एज, सो और लाइक। जब कभी भी किसी लाइन में ये तीन चीज़ दिखें, आपको मैं पहचान बता रहा हूँ, किसकी पहचान बता रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए। तो एज, सो और लाइक तीनों में से जब भी आपको कुछ दिखे तो वहाँ पर सिमिली होता है। क्या होता है, सिमिली। देखिए SIMILE, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह ओस की बूंद की तरह क्या है, ताज़ी है, यानी फ्रेश है। तो ये इसमें सिमिली है। कौन सा अलंकार है, फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इसको बहुत से लोग सिमिल पढ़ते होंगे, बट ये सिमिली पढ़ते हैं। सो क्या पढ़ते हैं, सिमिली। तो सिमिली पढ़ते हैं डियर, सिमिली, सिमिली, ठीक है। तो सिमिली पढ़ते हैं SIMILE, सिमिली। तो इसमें इस लाइन में सी इज एज फ्रेश एज ड्यू में फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। पहचान क्या है, जब भी किसी लाइन में आपको एज दिखे, सो दिखे या लाइक दिखे, एज, सो, लाइक, इन तीनों में से कुछ भी आपको किसी लाइन में दिख जाए तो वो वहाँ पर सिमिली अलंकार होता है, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। एज, सो, लाइक, ये तीनों पहचान है। एज दिख जाए, सो दिख जाए, लाइक, तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो वहाँ सिमिली अलंकार होता है, यानी सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। तो इस लाइन में देखिए एज है, देखिए एज है ना, एज का प्रयोग हो गया है। एज है, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, वो सिमिली है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। क्या है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े पोएट थे रोमांटिक एज के, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज के बहुत बड़े पोएट थे, कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्हीं की एक बहुत सुंदर सी कविता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसी को डैफोडिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, डैफोडिल। इसमें उन्होंने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर के बारे में चर्चा किया है, प्रकृति के विभिन्न मनोदशा की चर्चा की है, मूड पे चर्चा किया है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ भी देखिए एज का प्रयोग हो गया है ना, यहाँ भी देखिए ये एज का प्रयोग हुआ है। ये देखिए आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यानी मैं बादलों की तरह इधर उधर भटकता रहा, मैं इधर उधर घूम रहा था। तो एज का प्रयोग हुआ है। आपको पहचानना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है इसमें, कौन सा अलंकार हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि किसी भी वाक्य में एज, सो या लाइक तीनों में से किसी का प्रयोग आपको मिले तो वहाँ पे सिमिली होता है, यानी कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो एज का प्रयोग हो गया, तो सिमिली का है, खोज लीजिए, चौथे में है। चौथे ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए कि इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया है, इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, चलिए तो चौथा ऑप्शन
सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड। मेरा दिल जो है एक गाती हुई चिड़िया के समान है, या मेरा हृदय एक गाती हुई चिड़िया के समान है, ये सेंटेंस कह रहा है। तो यहाँ भी आप क्या देख सकते हैं, माई हार्ट इज़ लाइक, ये लाइक यहाँ भी दिख रहा है आपको, ये देखिए लाइक दिख गया। मैंने क्या बताया था अभी कि जब भी किसी सेंटेंस में ध्यान देंगे, जब भी किसी सेंटेंस में तुलना की गई हो कुछ चीज़ों की और वहाँ पर एज, सो या लाइक का प्रयोग है, शुरू के 2 वाक्यों में एज का प्रयोग था तो वहाँ भी सिमिली था, और यहाँ लाइक का प्रयोग किया गया है। तो एज, सो, लाइक, ये वाले लाइन एज, सो और लाइक जिस वाक्य में होता है वहाँ सिमिली का प्रयोग माना जाता है, यानी कि सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वहाँ पे। तो सिमिली कौन से है, तीसरे पर है, सी में। तो इस सेंटेंस में भी सिमिली का प्रयोग किया गया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली अलंकार यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिमिली आप टिक कर देंगे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ध्यान देंगे, सिमिली के बाद एक आता है मेटाफर, ठीक है। सिमिली के बाद क्या आता है, सिमिली के बाद लगता है मेटाफर। ये देखिए मेटाफर लिखा है, इसको बहुत से लोग मेटाफोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेटाफोर। तो ये मेटाफोर लोटाफोर नहीं है और गिलास फोर, इसको पढ़ते हैं मेटाफर, 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 ठीक है। जैसे सिमिली पढ़ते हैं उसको मेटाफर पढ़ते हैं, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, मेटाफर जो होता है वो एक इम्प्लाइड सिमिली होता है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब कि सिमिली और मेटाफर में बस यही फ़र्क होता है कि सिमिली में क्या होता है, हम तुलना करने के लिए एज, सो या लाइक इनमें से किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम तुलना तो करते हैं बट एज, सो या लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देंगे, तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यहाँ लाइफ की तुलना किससे की गई है, यहाँ लाइफ की तुलना बेड ऑफ रोजेज से की गई है। तो कह रहा है कि जीवन जो होता है, बेड ऑफ रोज का मतलब होता है फूलों की सेज। बेड यानी हर जगह बिस्तर नहीं होता, सेज मतलब बिस्तर होता है। तो जीवन फूलों की सेज नहीं है, या जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, तो मतलब वही बात, फूलों का बिस्तर नहीं बोलते हैं उसको, फूलों की सेज बोलते हैं। तो जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है या जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो यहाँ लाइफ की तुलना बेड ऑफ रोजेस से किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड सिमिली बताया था ना। तो जब भी किसी चीज़ की ऐसे तुलना की गई हो बट वहाँ पे एज, सो और लाइक ना हो तो मेटाफर होता है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, मेटाफर। तो इस सेंटेंस में दूसरा ऑप्शन सही है। इस सेंटेंस में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, यानी कि मेटाफर अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन सही है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। कह रहा है कि ऊँट जो होता है, कैमल मतलब ऊँट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। शिप यानी जहाज, आपको पता ही है, तो सुन लेंगे। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। सेंटेंस क्या कह रहा है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, कैमल की तुलना रेगिस्तान के जहाज से की गई है, ऊँट की तुलना रेगिस्तान के जहाज से की गई है। बट यहाँ पर भी इज, एज, सो या लाइक का प्रयोग नहीं किया गया। तो क्या कर लेंगे हम लोग, देख लेंगे डियर फटाफट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। तो मेटाफर कहाँ है, सी में है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेटाफर, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेटाफर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। क्या सेंटेंस कह रहा है, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। मित्रता जो होती है वो शेल्टरिंग ट्री अर्थात एक छायादार पेड़ के समान होती है। मतलब जिस तरह से पेड़ लोगों को शरण देते हैं, शरणार्थी होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो फ्रेंडशिप मित्रता होती है ना, वो भी पेड़ की छाया के समान होती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है आप देख सकते हैं डियर, इस भी सेंटेंस में यदि आप ठीक से देखेंगे तो फ्रेंडशिप को शेल्टरिंग ट्री कहा गया है, ठीक है, यानी कि दोस्ती को छायादार वृक्ष के समान माना गया है। तो यहाँ भी तुलना की गई इस तरीके से, लेकिन एज, सो या लाइक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ भी ये शब्द क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, मेटाफर। इस लाइन में मेटाफर का प्रयोग किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ध्यान देंगे, कह रहा है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस।
दरवाज़ा सिर्फ सॉरी अवसर सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। अवसर जो होता है, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? अवसर। अवसर किसी का भी दरवाज़ा सिर्फ एक बार खटखटाता है, बार बार नहीं। तो ध्यान देंगे डियर, एक अलंकार होता है पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं पर्सनिफिकेशन। तो ये पर्सनिफिकेशन नहीं लिखा है, पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है या पर्सोनिफिकेशन अलंकार क्या होता है? वो अलंकार जिसमें हम निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लेते हैं। जिस अलंकार में निर्जीव चीज़ों को सजीव मानकर प्रयोग किया जाता है उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, या वहाँ हम मानते हैं कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाती है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, दरवाज़ा खटखटाने का काम तो कोई इंसान करता है, मनुष्य करता है ना। दरवाज़ा खटखटाने का काम कोई मनुष्य करता है, कोई इंसान करता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अवसर कह रहा है कि अवसर दरवाज़ा खटखटाता है सिर्फ एक बार। तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटी को, अवसर को हम सजीव मान लिए हैं, यानी कि मानवीकृत कर दिए हैं, इसको पर्सोनिफाइड कर दिए। तो यानी यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज कर लिया गया है? मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता या व्याकुलता। एंग्जाइटी की हिंदी क्या होती है? चिंता या व्याकुलता या उलझन। ध्यान देंगे, एंग्जाइटी, इसको क्या पढ़ते हैं? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, व्याकुलता या उलझन। तो कह रहा है कि व्याकुलता, चिंता और व्याकुलता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता या व्याकुलता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो ध्यान देंगे, बैठने का काम कौन करता है? बैठने का काम सजीव करता है। कोई भी सजीव प्राणी बैठने का काम करता है, निर्जीव प्राणी नहीं करता। तो यहाँ एंग्जाइटी, चिंता या व्याकुलता निर्जीव चीज़ है, लेकिन इसको हम बैठने की बात कर रहे हैं, यानी कि इस सेंटेंस में एंग्जाइटी को मानवीकृत कर दिया गया, अर्थात मनुष्य के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी इंग्लिश में किसका प्रयोग हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला पर्सोनिफिकेशन। तो पहला ऑप्शन सही है, ए, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, ये बैच हमारे पास अवेलेबल है, रनिंग बैच है हमारे। यूपी पीसीएस आरओ यूपीएसआई बैच, एसएससी बैच, मूल विधि इंडिविजुअल पेट बैच। वर्तमान में नए बैचेज जो चल रहे हैं हमारे यहाँ, वो यूपी टेट का बैच, सुपर टेट है, लेखपाल है, हाई कोर्ट आरओ है, हिंदी इंडिविजुअल है, मैथ इंडिविजुअल है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट बैच हमारे यहाँ शुरू हुए हैं, बिहार एसआई का है, टॉप 30 मॉक टेस्ट है और टेस्ट बैच है। सारी चीज़ें अवेलेबल है। और जिस भी बैच के बारे में आपको जानकारी चाहिए डियर फ्रेंड्स, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप इन नंबर पर फटाफट कॉल करिए और जो भी आपकी डाउट्स है उसको क्लियर करिए। जो भी इस बैच के बारे में पूछना जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए। लव इज ब्लाइंड, अगला सेंटेंस क्या है? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। बोलते हैं ना हम लोग, बहुत ही पॉपुलर लाइन है डियर, मतलब बहुत ही फेमस लाइन, लव इज ब्लाइंड। बोलता है कि मोहब्बत अंधी होती है, प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ दिखता नहीं है ना। तो ये बहुत पुरानी लाइन है, बताने की जरूरत नहीं है। तो लव इज ब्लाइंड, अगर इसमें एग्जाम में पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो ध्यान देंगे यार, प्यार जो होता है, लव, ये तो निर्जीव चीज़ है, ये तो एक फीलिंग है, निर्जीव नहीं, मतलब एक फीलिंग है ना। तो कोई फीलिंग है तो निर्जीव ही हो गई, लेकिन फिर भी उसको बोल रहे हैं कि वो अंधा होता है। प्यार अंधा, अंधा कौन होता है? अंधा कोई सजीव प्राणी होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई इंसान अंधा होता है। तो यहाँ पर भी लव जो एक फीलिंग है, एक निर्जीव चीज़ है, उसको हमने सजीव बना के प्रयोग किया, यानी कि वहाँ पर भी मानवीकृत कर दिया लव को हमने, यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर दिया गया। तो इस सेंटेंस में भी क्या है? मानवीकरण अलंकार लगा है, यानी कि इंग्लिश में क्या लगा है? पर्सोनिफिकेशन लगा है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बी। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। हे स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। क्या लोग कहते हैं, अरे आज़ादी, या हे स्वतंत्रता, हे आज़ादी, तू इतनी प्रिय क्यों है, तू इतनी प्यारी क्यों है। मतलब कि आज़ादी सबको इतनी प्यारी क्यों लगती है, आज़ाद रहना सबको इतना अच्छा क्यों लगता है, ये लाइन बोली गई है। तो ध्यान देंगे डियर, जब कभी भी
जब कभी भी आप किसी को संबोधित करके बोलेंगे, जब भी आप किसी को संबोधित करके बोलेंगे तो उसमें क्या आता है, ओ, इस तरीके से ओ लिखा रहेगा, देखिए ओ लिखा है ना, ओ, ऐसा ही ओ, हे, या ऐसा कुछ किसी को संबोधित करके करने वाला कोई शब्द लिखा रहेगा, ओ हे, ठीक है, ओ हे, इस तरीके से कुछ ना कुछ शब्द लिखा रहेगा, तो वो पहचान होती है कि आप किसी चीज़ को संबोधित करके बोल रहे हो। तो जब आप किसी को संबोधित करके बोलते हो तो वहाँ पे एपस्ट्रॉफी अलंकार होता है। कौन सा होता है? एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ओ लिबर्टी से क्लियर है, ओ लगा हुआ है। हम कह रहे हैं कि हे आज़ादी, ये तू इतने लोगों को प्रिय की होती है, यानी कि अरे आज़ादी भैया, काहे तुम इतने लोगों को अच्छे लगते हो। तो ये ओ से क्लियर है, ओ लिबर्टी से क्लियर है, ओ लगा है, यानी हम किसी को संबोधित करके बोल रहे हैं, हम लिबर्टी यानी स्वतंत्रता आज़ादी को संबोधित करके बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा हुआ है? तो ये डी वाला ऑप्शन है, एपस्ट्रॉफी अलंकार लगा हुआ है, डी वाला। जब भी कहीं पर किसी को संबोधन करके आप बोलेंगे तो वहाँ क्या होता है, जब भी किसी को कहीं पर आप संबोधन करके बोलेंगे तो वहाँ एपस्ट्रॉफी अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? एपस्ट्रॉफी। और एपस्ट्रॉफी अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो इस सेशन में, इस ऑप्शन में भी सेंटेंस में एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओ डेथ कम सून, अरे मौत जल्दी आ जा, हे मौत जल्दी आ जा। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि मौत को संबोधित किया जा रहा है। पिछले सेंटेंस में आज़ादी को संबोधित किया जा रहा था, ओ लिबर्टी, यहाँ ओ डेथ, मौत को संबोधित करके हम कह रहे हैं कि अरे मौत भी तू जल्दी आ जा। ठीक है, तो ओ डेथ से क्लियर है, संबोधन किया जा रहा है, संबोधित करके बोल रहे हैं। तो जब भी कहीं पर संबोधन करके बोला जाता है वहाँ पे एपस्ट्रॉफी अलंकार होता है या एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो कौन सा सही है? ए, पहला वाला सही है, एपस्ट्रॉफी। ठीक है, यानी संबोधन अलंकार है, एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। तो ए वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ध्यान देंगे। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, हे मौत तेरा डंक कहाँ है। स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक। जैसे सांप, बिच्छू वगैरह जो डंक मारते हैं, काटते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो जहर से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग। तो वही कह रहा है कि ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग। यहाँ स्टिंग का मतलब ये है कि तुम्हारा वो हथियार कहाँ है जिसे तुमको मारती हो। तो कह रहा है ओ डेथ, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी मौत को बुलाया जा रहा है कि हे मौत, हे मृत्यु, कहाँ है तू, आके मुझे मार डाल। ये सेंटेंस में ऐसे बोला जा रहा है। तो डियर, ओ डेथ से भी क्लियर है कि डेथ को संबोधित करके बोला जा रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या है? डी, एपस्ट्रॉफी अलंकार है, यानी कि एपस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें भी सही है। नेक्स्ट, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, क्या बोला जा रहा है? एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी उसके पास कुछ नहीं था फिर भी सब कुछ था, यानी उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ था या सब कुछ है। उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, या उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। तो ये क्या होता है? इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं डियर? इस तरह की चीज़ों को विरोधाभास अलंकार हिंदी में होती है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीमोरन। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बी वाला ऑप्शन, ऑक्सीमोरन। इसको बहुत से लोग ऑक्सीमोरन पढ़ते हैं, ऑक्सीमोरन नहीं लिखा है, ऑक्सीमोरन लिखा है। क्या लिखा है? ऑक्सीमोरन। तो हिंदी में विरोधाभास अलंकार होता है। उसमें क्या होता है? दो अपोजिट चीज़ें क्या होती हैं? दो अपोजिट चीज़ों का हम प्रयोग एक साथ करते हैं। तो हिंदी में जो विरोधाभास अलंकार होता है उसमें दो अपोजिट चीज़ों को हम एक साथ क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव क्या है कि एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैथ ऑल, फिर भी सब कुछ है। तो एक तरफ कह रहा है कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कह रहा है सब कुछ है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में विरोधाभास अलंकार होता है। इंग्लिश में कहते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इस तरह की चीज़ों को डियर इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन अलंकार। ठीक है, यानी वेरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया। तो जब इस तरह की विरोधाभास की चीज़ें होती हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक दूसरे के कंपैरिजन में हो, जब एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हिंदी में होता है विरोधाभास अलंकार।
इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, ऑक्सीमोरन। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, देखिए कह रहा है ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है, मतलब वह नियमित रूप से अनियमित रहता है। यानी यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी रेगुलरली इरेगुलर दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ कर दिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार यानी कि ऑक्सीमोरन हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस सेंटेंस में ऑक्सीमोरन अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, लाइफ इज बिटर स्वीट, क्या बोला जा रहा है, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन क्या है, कड़वा मिठास है, कड़वी मिठाई है, नॉट मिठास भाई, बिटर स्वीट मतलब कड़वी मिठाई। भाई मिठाई तो मीठी होती है, एक तरफ कह रहा हूँ कि जो ज़िंदगी है वो कड़वी भी है, दूसरी तरफ कह रहा हूँ मिठाई भी है। तो जीवन एक कड़वी मिठाई है या ज़िंदगी एक कड़वी मिठाई है, बिटर स्वीट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, विरोधाभास हो गया, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का प्रयोग कर दिया गया। देखिए बिटर स्वीट, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ भी ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, विरोधाभास अलंकार, दूसरा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, क्या होता है, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि समुंदर भर गया। पॉसिबल है क्या, कोई इतना रो सकता है कि उसके रोने से समुंदर भर जाएगा? क्या कोई इतना रो सकता है उसका समुंदर भर जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। यानी इसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी जब चीज़ों को आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हो कि वो संभव ना हो, वहाँ हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपरबली। इसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा, हाइपरबली। इसको बहुत से लोग हाइपरबोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइपरबोल। हाइपरबोल नहीं लिखा है, हाइपरबली पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? हाइपरबली। तो जब भी कहीं पर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो और इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो कि वो रियल में वो संभव ना हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच। तो इस लाइन में वही यूज किया गया है कि वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। तो ये यहाँ पर क्या है, हाइपरबली अलंकार का प्रयोग किया गया। तो ए वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, हाइपरबली। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कह रहा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। ठीक है, युद्ध में, बैटल का मतलब क्या होता है, युद्ध, और फ्लोड इन बह गई, रिवर्स ऑफ ब्लड खून की नदियाँ। कह रहा है कि इस युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। कितना भी युद्ध हो सकता, आप बताइए, नदी में इतना पानी होता है तो क्या ये पॉसिबल है कि कितना भी बड़ा युद्ध हो तो जिस तरीके से पानी, नदियों में पानी बहता है, क्या उतना खून कभी बह सकता है? नहीं बह सकता है। तो यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इंग्लिश में यहाँ भी क्या यूज किया गया है, हाइपरबली यूज किया गया। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हाइपरबली, ये डी वाला। इस लाइन में भी हाइपरबली का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन डी वाला सही है, चौथा ऑप्शन सही है। देखिए डियर, बिहार दरोगा प्री कम मेंस का बैच हमारे पास प्रारंभ है। जो भी आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, इन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही बार में 10,000 को देख लिया। ये 10,000 saw I at a glance जो है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम की लाइन है, बहुत पॉपुलर लाइन है ये, ध्यान देंगे, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक एज के पोएट थे। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, 10,000 saw I at a glance, एक नज़र में, एक बार में आप 10,000 चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। एक ही नज़र में आपको 10,000 चीज़ें नहीं दिख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि इंग्लिश में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो हाइपरबली कहाँ है, ए। तो पहला ऑप्शन सही है, हाइपरबली, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, एक अलंकार होता है, ध्यान दीजिए, ओनोमेटोपिया। क्या पढ़ते हैं? ओनोमेटोपिया। वो होता है ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है? ध्वनि सूचक। मतलब जब भी कहीं पर किसी चीज़ के, किसी भी प्रकार के साउंड की बात हो, किसी भी प्रकार की आवाज़ की बात हो, किसी भी प्रकार के शोरगुल की बात होती है, वहाँ पर ओनोमेटोपिया अलंकार होता है या ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। जब कभी भी किसी भी प्रकार के आवाज़
हल्ला शोरगुल की बात कही गई हो किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर ओनोमेटोपिया अलंकार होता है या ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो पहली लाइन है आई बैबल ऑन द पेबल्स। पेबल मतलब क्या होता है? कंकड़ या पत्थर। पेबल का मतलब क्या होता है? कंकड़ या पत्थर। बैबल का मतलब होता है उसको पटकना, पीटना, ऐसे बजाना। यानी मैं कंकड़ पे कंकड़ पटक रहा था, ऐसे बजा रहा था, उसको फेंक रहा था, उसको रगड़ रहा था मतलब। तो आई बैबल ऑन द, तो जब पत्थर से पत्थर बजाएंगे तो क्या आवाज़ आएगी ना, खटखट की आवाज़ आती है। तो वही यहाँ पर आवाज़ आ रही है ना, आई बैबल ऑन द पेबल्स। तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए ओनोमेटोपिया, चौथा वाला अलंकार लगा हुआ है, ओनोमेटोपिया है, क्योंकि साउंड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, द कैट्स म्यू। बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करती है ना, आपने सुना होगा म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। तो बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करती है ना, तो बिल्ली को म्याऊ म्याऊ करने को इंग्लिश में कहते हैं म्यू, MEW। क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू। म्यू का मतलब होता है बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना। तो द कैट्स म्यू, बिल्लियाँ म्याऊ म्याऊ करती हैं। तो मैंने क्या बताया था? किसी भी प्रकार की आवाज़ की बात की गई हो, अगर किसी भी प्रकार की साउंड की बात की गई हो, हल्ला शोरगुल की बात की गई हो, तो वहाँ ओनोमेटोपिया अलंकार होता है। तो बिल्लियाँ म्याऊ म्याऊ करती हैं, तो बिल्लियाँ म्याऊ म्याऊ करेंगे तो म्याऊ म्याऊ साउंड, आवाज़ आने की बात हो रही है ना, कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आ रही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी ओनोमेटोपिया अलंकार हो जाएगा, यानी चौथा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्नेक हिसेज इन द बुश। सेंटेंस क्या कह रहा है? द स्नेक हिसेज इन द बुश। ठीक है, चीज़ों को समझ लेंगे हम लोग। द स्नेक हिसेज इन द बुश, स्नेक यानी सांप, हिसेज मतलब फुफकारता है, आवाज़ निकालता है। इन द बुश, बुश यानी होता है झाड़ी। सांप झाड़ी में फुफकारता है, या सांप झाड़ी में फुफकारने की आवाज़ निकालता है। तो हिसेज का मतलब क्या होता है? सांप की आवाज़। सांप जो आवाज़ निकालता है या झाड़ी में से फुफकारता है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं हिसिंग। तो द स्नेक हिसेज, तो सांप के फुफकारने की आवाज़ आ रही है ना, तो फुफकारना एक साउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया? ओनोमेटोपिया अलंकार हो गया। तो सी वाला सही है, सी में ओनोमेटोपिया लिखा है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, कि इसमें भी ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे डियर फटाफट। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। एरर डिटेक्शन यानी स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है। आपको ये पहचानना है कि वाकई में कहीं कोई गलती है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, ये आपको पहचानना है, एरर पहचानना है। ठीक है, तो फटाफट देख लेंगे। व्हेन ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर ड्यूटी पर जाते समय, रहते समय, सी इज ऑलवेज वेयरिंग अ वाइट साड़ी, वो हमेशा एक सफ़ेद साड़ी पहन रही है, विद अ ब्लू बॉर्डर, एक ब्लू बॉर्डर वाली, नीले बॉर्डर की। जब वह ड्यूटी जाती है, जब वह ड्यूटी पर रहती है, तो वह हमेशा क्या करती है? नीले बॉर्डर वाली एक सफ़ेद साड़ी पहनती है, नीले बॉर्डर की एक सफ़ेद साड़ी पहनती है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। जब भी कोई चीज़ आप रेगुलर तरीके से करते हैं, बता चुका हूँ, जब भी आप कोई चीज़ रेगुलर तरीके से करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं। तो वो जब ड्यूटी जाती है तो नीले बॉर्डर की साड़ी पहनती है सफ़ेद रंग की, तो ये रेगुलर काम हो रहा है उसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो सी इज ऑलवेज वेयरिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से इज को काट दीजिए और यहाँ से वेयरिंग को काट दीजिए। ठीक, शी ऑलवेज और वेयरिंग को काट के यहाँ पे वेयर लगा दीजिए, WEARS, ये लगा दीजिए, वेयर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हेन ऑन ड्यूटी शी ऑलवेज वेयर्स। तो इज को काट दीजिए, यानी इज को हटा दीजिए और वेयरिंग को हटा दीजिए, वेयरिंग को काट के लिख दीजिए वेयर्स, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि शी ऑलवेज वेयर्स कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं अगला। इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, कल सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सेंटेंस कह रहा है इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। हैविली मतलब ज़ोर से या तेज़ी से, कल सुबह से तेज़ बारिश हो रही है, ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। फिर पूछ रहा है हैज़न्ट इट, यानी हो रही है कि नहीं। देखिए इंग्लिश में एक कोई टर्म होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, फिर पूछते हैं ना आ रहे हो कि नहीं,
मैं खाना खा चुका हूँ, खाया हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ कि नहीं। तुम मुझे बहुत पसंद करती हो कि नहीं। इस तरह के जो आप लास्ट में पूछते हैं ना कि ऐसा है कि नहीं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो यहाँ क्वेश्चन टैग का रूल यहाँ लगा हुआ है। तो यह सेंटेंस डियर पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों, आपको बता दूँ, क्वेश्चन टैग का एक रूल याद रखिएगा कि जब सेंटेंस पॉजिटिव में होता है, जब सेंटेंस सकारात्मक होता है तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनता है, नेगेटिव बनता है। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, यानी सकारात्मक बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है ना, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बना है, देखिए लिखा हुआ है ना, हैजंट इट। क्या लिखा हुआ है, हैजंट इट लिखा हुआ है, ये सही है। यहाँ पर मान लीजिए अगर इट हैज़ नॉट बीन होता, या सेंटेंस नेगेटिव होता, तो यहाँ पे होता हैज इट। क्या होता, हैज इट। तो आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन टैग में सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना है, यानी कि सेंटेंस सही है हमारा, ठीक है। तो ये इसमें नो एरर, क्या कर लेंगे, नो एरर। तो ये वाला ऑप्शन सही है, नो एरर, वाक्य पूरा सही है ये। आगे देखिए, द पीपल गेदर टुगेदर, लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, टू थिंक आउट द प्रॉब्लम, समस्या को के बारे में सोचने के लिए, विच वॉज टू सीरियस टू बी नेग्लेक्टेड, जो समस्या इतनी गंभीर थी कि उसको, ठीक है, इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लोग उस समस्या पर विचार करने के लिए, उस समस्या के बारे में सोचने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए, क्योंकि वो समस्या इतनी गंभीर थी कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ध्यान देंगे आप लोग। तो गलती कहाँ है, गलती यहाँ पर है, टू थिंक आउट, समस्या के बारे में लोग सोचने के लिए आए हैं ना वहाँ पे, सेंटेंस के हिसाब से लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं समस्या के बारे में सोचने के लिए। तो थिंक आउट द प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लिखा है ना टू थिंक आउट द प्रॉब्लम, गलत है, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम होता है ना। आउट शब्द को काट दीजिए और आउट को काट के यहाँ क्या लिख लीजिए, अबाउट लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। थिंक आउट द प्रॉब्लम नहीं होता, थिंक के बाद अबाउट आता है। लोग वहाँ समस्या के बारे में सोचने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो क्या हो जाएगा, टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। तो आउट को हटाकर अबाउट लिख लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आउट को हटा के क्या कर लेंगे, अबाउट लिख लीजिए और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही स्पोक फॉर सच लॉन्ग टाइम, वह इतनी देर तक बोला या बात किया, दैट की पीपल बिगेन टू फॉल अस्लीप इन द सेमिनार हॉल, कि लोग सेमिनार में सोने लगे। यानी वह इतनी देर तक बात किया या भाषण दिया या बोला कि लोग सेमिनार में ही क्या किए, बिगेन टू फॉल अस्लीप। फॉल अस्लीप का मतलब सोना, तो बिगेन टू फॉल अस्लीप का मतलब होता है सोने लगना। तो वो इतनी देर तक भाषण दिया कि लोग सेमिनार हॉल में ही सोने लगे, ठीक है। गलती कहाँ है, सच लॉन्ग टाइम। ध्यान देंगे, सच ए लॉन्ग, एक फ्रेज होता है, पूरा का पूरा सेट होता है, ये सच अ लॉन्ग टाइम। क्या होता है, जो फ्रेज होता है ना, ये सच लॉन्ग टाइम नहीं होता है, सच अ लॉन्ग टाइम होता है। तो इस लॉन्ग से पहले आप ए लगा लीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। लॉन्ग से पहले क्या करना है आपको, ए लगा लीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। ये ए लगा लीजिए, यानी सच लॉन्ग टाइम लिखा है ना, आप कह दीजिए सच अ लॉन्ग टाइम, सच ए लॉन्ग टाइम बोल दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा आपका, क्योंकि सच अ लॉन्ग टाइम ही सही होता है, वही होता है, ठीक है। चलिए, तो सच के बाद ए लगा लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई एम यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वन द प्राइज, तो मैं यह देखा होता कि मैंने प्राइज जीती है कि नहीं, या मैंने इनाम जीता है कि नहीं, ठीक है। यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये देखता कि मैं इनाम जीता हूँ कि नहीं। तो ध्यान देंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी कहीं कुछ अधूरी इच्छा होती है, जब भी कहीं किसी वाक्य से ये पता चले कि किसी की अधूरी इच्छा रह गई है, कोई अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिज़ायर हो, तो वहाँ क्या होता है, अब ये बोल रहा है ना कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं देखा होता कि मैं इनाम या प्राइज जीता हूँ कि नहीं, यानी कि ना ये उसकी जगह पर था और ना ही ये देखा है, यानी इच्छा अधूरी रह गई। तो जब भी कहीं ऐसा कुछ अधूरी इच्छा होती है तो सभी कर्ता के साथ क्या प्रयोग होता है, सभी कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। किसका, वर का प्रयोग होता है या हैड का प्रयोग होता है।
किसका प्रयोग होता है, वर का या हैड का। यदि सेंटेंस में हैज, हैव, हैड में से चुनना पड़े तो हैड लिखना पड़ेगा, और सेंटेंस में यदि इज, एम, आर, वॉज, वर में से चुनना पड़े तो सबके साथ वर लगता है। जी हाँ, सबके साथ, सभी कर्ता के साथ वर लगता है। हैज, हैव, हैड में से चुनना पड़े तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, और इज, एम, आर, वॉज, वर में से चुनना पड़े तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। तो यहाँ एम लिखा है ना, यानी गलत है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इस एम को यहाँ से काट दीजिए और इस एम को काट के लगा दीजिए वर, और आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। यानी अब क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू, एम को हटा के वर लिख लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो। अब यह सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, चलिए एम को हटा के वर लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बहुत से लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं लिखा है, इसको वर पढ़ना है, वर वधु वाला वर, वर यानी होता है थे। ठीक है, और यहाँ वर का मतलब थे नहीं है, यहाँ वर अधूरी इच्छा को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए, तो एम को हटा के वर लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये सारे बैचेज अवेलेबल है जिसके बारे में बता चुका हूँ। जो भी जानकारी है आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ। आपने मुझे इतना सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट कोऑपरेशन। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक शेयर इसलिए करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट।